हेलो बच्चा पार्टी। तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का एक बिल्कुल ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये जो आपको मोहतरमा दिख रही हैं इनका नाम है एनी फ्रैंक जी। ये बात है हिटलर के समय में। ये एक ज्यूश लड़की थी जो जर्मनी में पैदा हुई थी। अब आप सभी जानते ही हैं कि हिटलर को ज्यूस से कितनी हेट थी, तो उसी हेट के चक्कर में इनकी भी जान चली गई। अब आज हम पढ़ने वाले हैं इनकी डायरी का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट। वो एक्सट्रैक्ट इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। बहुत ही प्यारा सा बेटा एक बच्चे की इमेजिनेशन को उसमें दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। अपने पहले बिफोर यू रीड को पढ़ लेते हैं। इनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है भाई। इनका पूरा नाम था एनिलीज मैरी एने फ्रैंक। इनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को और डेथ हुई थी शायद इनकी फरवरी या मार्च में। 1945 ईयर था। असल में डेथ इनकी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हुई थी। हिटलर के समय में वो चलते थे ना, तो वहाँ पर, इसलिए मंथ जो है वो पक्का नहीं है। ये जर्मन में बॉर्न हुई थी, लेकिन बेटा ये ज्यूइश गर्ल थी। जो कल्चर था वो इनका ज्यूज वाला था। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडेम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2। तो इन्होंने ये जो लिखा है ये सब कब लिखा है? जब वो अपनी फैमिली और अपने कुछ दोस्तों के साथ छुप रही थी एम्स्टरडेम में, जब हिटलर ने उस पर पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, नेदरलैंड पर। और वर्ल्ड वॉर 2 का ये टाइम चल रहा था। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टरडेम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंड्स इनटू द नेदरलैंड्स। तो उनकी जो फैमिली थी वो एम्स्टरडेम चली गई थी, क्योंकि जब नाजीज को पावर मिल गई थी जर्मनी में तो उनका वहाँ पर तो रहना मुश्किल हो गया था। ठीक है, लेकिन फिर वो लोग पकड़े जाते हैं कब? कि जब नाजीज की पावर नेदरलैंड तक बढ़ जाती है। As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। तो मतलब जैसा कि हिटलर उनसे काफ़ी नफरत करता था, ज्यूश पॉपुलेशन को बिल्कुल नहीं चाहता था, तो उसी के चक्कर में इनको मारने की वो होने लगी, ढूंढा जाने लगा। तो इसलिए लोग फिर छुपने लगे। अब कहाँ? 1942 में अपने फादर के ऑफिस में। इनके फादर का नाम था ओटो फ्रैंक्स। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बीट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। यानी 2 साल तक तो ये आराम से छुपते रहे, लेकिन फिर इनको पकड़ लिया गया और इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गिन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। जहाँ पर जो एने थी वो डाइड हो गई। उनको एक बीमारी हो गई थी टाइफस। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज होती है बर्गिन बेल्सन में, और वो अपने बहन के मरने के कुछ दिन बाद ही मर गई थी। इनकी बहन का नाम था मार्गॉट फ्रैंक। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टरडेम आफ्टर द वॉर एंडेड। उनके जो पिता थे वो अकेले सर्वाइवर थे उस ग्रुप के, जो कि वापस वहाँ से लौट के आए थे। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। ये देखने के भाई उसकी डायरी सेव है या नहीं है। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of Young Girl। अच्छा, फिर उन्होंने जैसे जैसे लोगों को कन्विंस करा कि ये जो भाई डायरी है, ये जो मेरी बेटी ने लिखा है, ये इसका कोई भी उस समय के टाइम पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, उसका खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं इसे पब्लिश कराना चाहता हूँ। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles of the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। तो मतलब इस डायरी को एने फ्रैंक को दिया गया था 13th बर्थडे पर, और इसमें आपको एंट्रीज मिलेंगी 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीडेड बुक्स। मतलब ये लिखी तो डच लैंग्वेज में गई थी, पर इसको और भी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। इस पर काफ़ी पिक्चरें भी बनी, मैगजीन भी हैं, टेलीविजन पर शोज़ भी आए, ओपेरा भी बेस है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब। और एने फ्रैंक को भी एक बहुत जाना माना नाम जाना जाता है होलोकॉस्ट विक्टिम्स का। जब भी हम होलोकॉस्ट विक्टिम्स की बात करते हैं, यानी जिनको हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाके कर दिया काम तमाम, उसमें बेटा एने फ्रैंक का भी बहुत नामी नाम है। आ जाओ बेटा, अब करते हैं अपनी मेन कहानी को शुरू। तो बच्चों आप सभी यहाँ पर ध्यान से देखें। ये पहले कहती हैं, एनी फ्रैंक, राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी डेट लेटर ऑन नाइदर I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। कि डायरी में लिखना मेरे लिए तो बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, क्योंकि यार एक तो मैंने आज से पहले भी कभी नहीं लिखा है, और दूसरी बात यह है कि कौन ही इंटरेस्टेड होगा एक 13 साल की लड़की की बातों को पढ़ने में। मतलब एनी फ्रैंक की एज थी 13 साल, तो वो कहती हैं कौन इंटरेस्ट होगा, कौन मेरी बातें पढ़ेगा। ओह वेल, इट डज नॉट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो वो कहती हैं कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो राइटिंग करनी है, मुझे तो लिखना है, और जैसे कि मैं अपने थोड़े मन से बोझ हल्का कर सकूँ। कि मतलब जब आदमी किसी से कुछ बात कहता नहीं बेटा, अपने अंदर ही सहता रहता है, तो उसमें बहुत बोझ हो जाता है, मतलब काफ़ी वो डिप्रेस कंडीशन में आता है, तो फिर उसलिए वो डायरी का सहारा ले सकता है, उसको अपनी बातें बता सकता है। कई सारे लोग होंगे आप में से जो डायरीज लिखते होंगे, अगर कौन कौन है कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। पीपल हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल आई थॉट,
of this, saying on one of the days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. अब एनी फ्रैंक ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि भाई पेपर में ज़्यादा सब्र होता है आदमियों से। अभी आप आदमियों से कोई बात कहोगे तो आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाओगे, उससे पहले वो 10 बातें आपको सुना देंगे, लेकिन पेपर आपकी बात सुनता जाएगा। आप लिखते जाओ, वो सुनता जाएगा। एक आप फील करो ना, डायरी की फील लाओ। कितना पेशेंस वाला होता है पेपर। कभी भी आपसे नहीं कहेगा ऐसा तुम क्यों लिख रहे हो मेरे ऊपर, अरे ऐसा क्यों हो गया भाई, ऐसा नहीं, वो तो ऐसी सही कह रही थी, तुमने गलत किया, तो वो सिर्फ तुम्हारी सुनेगा। तो यहाँ पर एनी फ्रैंक अपनी बच्चे वाली इमेजिनेशन को कहती हैं। अच्छा, एनी फ्रैंक ये वो कहती हैं कि यार ये तो बात मैं हर रोज़ सोचती हूँ जब भी मैं थोड़ी डिप्रेस हो जाती हूँ और अपने घर में बैठी रहती हूँ, अपने चिन को अपने हाथों में लिए, बोर्ड और लिस्टलेसली। ना तो जब मुझे ये समझ आता है कि मैं बाहर जाऊँ घर के, और ना ही मैं घर के अंदर रहूँ। तो जब वो ऐसा सोचती हैं एनी फ्रैंक, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. मतलब भाई क्या है कि मैं अब अपने घर में ही हूँ और ब्रूडिंग यानी कि सीरियसली सोच रही हूँ कि हाँ, पेपर में भाई सच में इंसान से ज़्यादा पेशेंस होता है, और मैं अपनी डायरी को किसी को नहीं पढ़ने दूंगी। इन्होंने डायरी के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करा है, स्टिफ बैग्ड नोटबुक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई एनी फ्रैंक ने डायरी के लिए क्या वर्ड यूज़ करा है, तो आप इसे कह सकते हो स्टिफ बैग नोटबुक, जिसको डायरी कहते हैं लोग। और बाकी मैं किसी को जब तक अपनी डायरी नहीं पढ़ने दूंगी जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिलेगा, यानी सच्चा दोस्त, जिससे मैं अपने हर सुख दुख हर मन की बात कह सकूँ। ठीक है, और वो कोई डिफरेंस भी नहीं बनाएगा, क्योंकि अभी मेरी डायरी मेरे लिए रियल फ्रेंड है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब मैं वापस आती हूँ उस पॉइंट पर कि मैं डायरी लिख क्यों रही हूँ। मैं डायरी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. भाई मैं क्लियरली कहना चाहती हूँ कि मैं एक 13-year-old लड़की हूँ जो कि अलोन तो नहीं है, अकेली नहीं है दुनिया में, एंड आई एम नॉट, बिकॉज भाई मेरे माता पिता हैं, आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, एंड देयर आर 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। मतलब मेरे माता पिता के साथ मेरी 16 साल की एक बड़ी बहन है, और इतने कम से कम 30 लोग हैं जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। नो ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। नो ऑन द सर्फेस मतलब हकीकत बताऊँ तो मेरे पास सब कुछ है, पर एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मतलब मैं जब भी अपने दोस्तों से बात करती हूँ तो मैं सिर्फ उनसे आम दिनचर्या की बात कर पाती हूँ। मैं अपने आप को उतना उनके संग नहीं खोल पाती कि मैं उन्हें अपनी हर सीक्रेट बात बता पाऊँ, हर जो मेरे मन में वो शेयर कर पाऊँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, एंड डेट इज़ द प्रॉब्लम। हम आपस में उतना क्लोज नहीं हो पाते एक दूसरे के, हम उतनी वो बातें शेयर नहीं कर पाते। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट डेट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। क्या पता ये मेरी गलती हो भाई कि मैं उस पर उतना भरोसा नहीं करती हूँ या उसे वो बातें बता सकूँ। कन्फाइड मतलब टू टेल पर्सनली थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन डेट वन ट्रस्ट, कि जैसे हम भरोसा करते हैं उसको हम अपने मन की बात बताएं। तो क्या पता भाई मैं उसको भरोसा नहीं कर पाती हूँ। इन एनी केस डेट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, and any case that and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. अब कुछ भी हो भाई, जो है सो तो है ही, और अब ये जो कंडीशन है वो बदकिस्मती से बदलने वाली भी नहीं लग रही है। ठीक है, इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया है। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, यानी वो डायरी के लिए कह रही है कि अब इसकी इमेज को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, जिसका मैं बहुत दिनों से इंतजार करती हूँ इस डायरी की इमेज को अच्छा बनाने के लिए। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे द मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। तो वो कहते हैं यहाँ पर कि मैं और लोगों की तरह तो वो बस सादा रोज़ की बातें नहीं लिखना चाहूँगी इस डायरी में, बल्कि मैं डायरी को अपना दोस्त बनाऊँगी, और मैं इसका नाम लिखूँगी किटी, जिससे मेरी जो डायरी है उसकी एक अलग ही बढ़िया सी इमेज बन जाए मेरे दिमाग में कि मुझे किटी से बात करनी है, अब किटी से मैं लिखने जा रही हूँ मैं ऐसा। ठीक है, अब चलते हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge with writing. यार अगर मैं किटी क्या कोई भी नहीं समझेगा अगर मैं सीधे अपनी कहानियाँ लिखना शुरू कर दूँगी, सीधे बातें लिखना शुरू कर दूँगी। इसलिए पहले मुझे थोड़ा एक इंट्रो दे देना चाहिए। I had provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so. वैसे तो मुझे पसंद नहीं है ऐसा करना, पर तब भी मैं शुरू में तो एक इंट्रो दूंगी। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. मतलब मेरे पापा दुनिया के सबसे प्यारे पापा हैं। उन्होंने मेरी माँ से जब तक शादी नहीं करी थी, जब तक वो 36 के नहीं हो गए तो मेरी माँ 25 की। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. मेरी जो बड़ी बहन है मार्गोट, वो बॉर्न हुई थी जर्मनी फ्रैंकफर्ट में 1926 में। I was born on 12 जून 1929। मैं 12 जून 1929 को बॉर्न हुई। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट एंड अंटिल आई वाज 4। मतलब मैं फ्रैंकफर्ट में रही जब तक मैं 4 साल की थी।
माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। अब भाई 4 साल बाद उसके पिताजी कहाँ चले गए? 1933 में। माई मदर एडिथ होलेंडर फ्लैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। तो फिर मेरी जो माँ थी उनका नाम था एडिथ होलेंडर फ्लैंक, वो भी उनके पास चली गई कब? सेप्टेम्बर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर टू सेंट टू आशेन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर। और मुझे और मेरी बहन को उन्होंने भेज दिया आशेन अपनी बड़ी दादी के पास रहने के लिए, ठीक है। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेबररी। तो मार्गोट भी फिर उसी साल दिसंबर में हॉलैंड चली जाती है और मैं फिर अगले साल फेबररी में चली जाती हूँ। व्हेन आई वाज प्लंज्ड डाउन ऑन द टेबल एट द बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। मतलब मैं उस टाइम पर जाती हूँ जब मार्गोट का बर्थडे आने वाला था, तो इसलिए मैं एक तरीके से उसका बर्थडे प्रेजेंट बन के चली जाती हूँ कि देख तेरी बहन आई है, ऐसा कुछ। I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mr. Cupres, the headmistress. At the end of year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो मतलब वो कहती है मैं वहाँ पर जाते ही सीधे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में मैंने एडमिशन लिया और मैं जब तक वहाँ रही, मैं जब तक 6 साल की थी तब तक ही वहाँ रही। फिर वहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म से शुरू करा और जब 6th क्लास में मैं आई तो मेरे टीचर थे मिसेस क्यूपरस, वो हेड मिस्ट्रेस भी थे उस समय। और उन्होंने ठीक है, और जब साल ख़त्म हुआ तो हम दोनों ही रो रहे थे क्योंकि अब भाई मैं जा रही थी ऐसे, अब फेयरवेल हो रही थी ना, हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल हो रही थी। हमने एक दूसरे को अलविदा कहा। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। मतलब 1941 में उसकी ग्रैंडमा का ऑपरेशन हुआ तो उसके बर्थडे पर ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं होता है। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। ग्रैंडमा की फिर 1942 जनवरी में डेथ भी हो जाती है, लेकिन आज तक ये बात कोई नहीं समझता कि मैं उसे कितना प्यार करती थी या जानता। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। तो मतलब ये जो अब 1942 में मैं जो बर्थडे बना रही हूँ ये सेलिब्रेशन इसलिए जिससे और लोगों को भी थोड़ा मन अच्छा हो जाए, उनके लिए है। और ग्रैंडमा की कैंडल भी मैंने बाकी कैंडल्स के संग यहाँ जलाई है। The four of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 जून 1942। हम चारों ही ठीक ठाक कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और भाई अब आ चुकी है 20 जून 1942 एंड द सोलमेंट डेडिकेशन टू माई डायरी। और भाई मेरे अकेले डेडिकेशन से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, ठीक है। आ जाओ अब बेटा चलते हैं डायरी के अगले पेज पे। यहाँ पर आएगा आपको असली मज़ा। अब 20 जून 1942 की बात है तो वो लिखती हैं एनी फ्रैंक, डियरेस्ट किटी, मेरी प्यारी किटी सुनो मेरी बात। Our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. मतलब पूरी क्लास है वो क्या कर रही है? quaking in its boots, मतलब shaking with fear और nervousness, डर से एकदम कांपी हुई है। क्यों भाई? क्योंकि अब जो है ना वो एक मीटिंग होने वाली है जिसमें टीचर लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन क्लास में फेल हुआ है, कौन पास हुआ है। अब हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, G and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jax, who have staked their entire holiday savings on their bet। मतलब अब वो अमांडा वो क्या कहती हैं, अपनी एनी फ्रैंक कहती हैं कि मैं और जो मेरी फ्रेंड है GN वो तो हंस रही हैं क्योंकि हमारे पीछे जो 2 लड़के बैठे हैं वो CN और जैक्स, उन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे की सेविंग्स शर्त में लगा दी है कि तू पास होगा, मैं नहीं होगा, या मैं होऊंगा तू होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। इवन GS प्लीडिंग ग्लेंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। मतलब वो भाई जब मेरी तरफ देखता है ना तो मुझे जब भी गुस्सा आ जाती है मैं कहता हूँ भाई तू आगे देख, मेरे से ये बात है मत पूछ, और मैं अपनी दोस्त से भी बिल्कुल मना कर देती हूँ। जी ठीक है। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज डेट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर तुम मुझसे पूछो तो भाई मेरे हिसाब से तो आधी क्लास फेल ही हो जानी चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। मतलब यहाँ पे लिखा गया यार देखो मेरे हिसाब से तो ऐसा है, पर टीचर का कुछ पता नहीं भाई, वो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर है, यानी उनके बारे में कोई कुछ नहीं अंदाज़ा लगा सकता कब क्या करेंगे वो लोग, है ना भाई, इसलिए हमसे बच के रहना। ओके, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं भाई अपनी गर्लफ्रेंड्स यानी अपनी लड़की जो दोस्त हैं उनके बारे में और अपने बारे में तो ज़्यादा टेंशन नहीं हो क्योंकि हम तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ। मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में श्योर नहीं हूँ यार वो है मैथ। द ओनली सब्जेक्ट एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अंटिल देन वी केप्ट टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। मतलब हम जब भी हम सबको दिलासा दिला रहे हैं कि भाई हिम्मत मत हारो, देखना पास हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर। मेरी सब टीचर के साथ अच्छी बनती है। देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches math, was annoyed with me for ages because I talked so much. सबके साथ अच्छी बनती है, पर जो मेरे मैथ के टीचर हैं मिस्टर कीजिंग वो भाई थोड़े ओल्ड फोगी हैं यानी ओल्ड फैशन मैन हैं। उनके साथ मेरी अच्छी नहीं बनती है काफ़ी समय से क्योंकि वो मेरी इस बात से बहुत परेशान है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, एन essay on the subject a chatterbox.
व्हाट कैन यू राइट अबाउट डैट। अब भाई वो कहते हैं कि कुछ वार्निंग्स के बाद एनी फ्रैंक कहती हैं कि मिस्टर कीजिंग ने मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया कि तुम जाओ चैटर बॉक्स के ऊपर एक ऐसे लिख के लाना। अब वो कहती है मैं क्या लिखूंगा इसके ऊपर। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं उसके बारे में टेंशन लेती हूँ। आई डिसाइडेड आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। अब उसने जब इसको होमवर्क मिला तो भाई उन्होंने अपने लिख लिया कॉपी में और कॉपी बंद करके रख दिया कि इसके बारे में घर जाके सोचेंगे आराम से। अब आती है बात शाम की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। तो मतलब फिर जब शाम को सारा होमवर्क खत्म करने के बाद उन्होंने उस नोट को देखा कि यार ये भी लिखना है, तो फिर वो सोचती हैं कि क्या करा जाए क्या करा जाए। और वो आराम से अपनी फाउंटेन पेन की निब को चबाते हुए ये सोचने लगती हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना पेन को चबाएंगे पेंसिल चबाएंगे, ऐसा ही कुछ करते हुए वो सोचती हैं। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। भाई ऐसे करने को तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है, टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, यानी रैम्बल ऑन कर सकता है बिना मुद्दे के, कोई ऐसे ही लिखता जाए और बड़ी बस जगह छोड़ता जाए बीच बीच में, जिससे लगे टीचर को बहुत बड़ा लिखा है। बट द ट्रिक ये है कि भाई हमें कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट भी लिखते हैं ना, जिससे टीचर बात माने कि टॉकिंग तो करना तो बहुत ज़रूरी है, नेसेसिटी है टॉकिंग करने की यार। अब तुम्हारी और टीचर हर बात में बेटा किस बात का पैर लगता है कि क्लास शोर बहुत मचाती है, जंगली जानवर हो तुम लोग, ऐसे ही कहते होंगे ना तुम्हारे टीचर्स भी, सही बताना। तो वही यहाँ पर था। I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keeling had assigned me and was satisfied. तो मैंने उस पर 3 पेजेस का लिख लिया ऐसे और मज़ा आ गया। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने कहा कि भाई टॉकिंग तो स्टूडेंट्स की एक ट्रेट है, उनका करेक्टर यही है कि वो बात बहुत करते हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी इसे कंट्रोल में रखने के लिए। बट डैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that is there is not much you can do about inherited traits. क्योंकि यार मैं इसको कभी तो देखो इसको बिल्कुल तो सही नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ भी मेरी तरह ही बात करती थी, अगर मेरे से ज़्यादा नहीं तो मेरे से कम भी नहीं। हाँ बस इससे भाई इसके अलावा मैं ये तो इनहेरिटेड ट्रेड्स है ना मेरे में, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो मैं माँ बाप से मिलते हैं, तो फिर इसका आप ज़्यादा कुछ तो कर नहीं कर सकते, अगर मैं बातें करती हूँ तो करती ही हूँ। ऐसे यहाँ पे एनी फ्रैंक कहती है, मतलब कितनी आप बच्चे की इमेजिनेशन देखिए वो क्या क्या सोच के लिख रही है एक प्यारे से उसमें। Mr. Keating had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. भाई जब मेरा ऐसे पढ़ा मिस्टर कीजिंग ने तो वो देख कर हंसे, ठीक है, उस दिन का तो लेक्चर निकल गया, पर फिर जब अगला सेशन लगा तो उसमें उन्होंने मुझे सेकंड ऐसे लिखने को दे दिया। इस बार हमारा टाइटल क्या था, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल चैटर बॉक्स मतलब जिसको भाई समझाया नहीं सके, मतलब सही नहीं किया जा सके, समथिंग डेट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी, कि मतलब भाई कि ये तो मान ही नहीं रही है लड़की, फिर बात कर रही है, तो वही जिसको सही नहीं किया जा सके। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। तो फिर मैंने उस पर भी लेसन लिख के दे दिया ऐसे, और उसके बाद 2 लेक्चर तक इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। हाउ एवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, फिर अगले तीसरे लेसन में ही हैड फाइनली हैड इनफ, उनका भाई पूरा हो चुका था, वो मेरे से परेशान आ गए। फिर उन्होंने कहा अने फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो अब उन्होंने फिर उसे होमवर्क दे दिया कि भाई अब क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पर तुम ऐसे लिख के आओगी क्योंकि तुम क्लास में बातें कर रही हो। ये रहे हमारे मिस्टर कीजिंग, ये शायद हमारी अन्य फ्रैंक हैं, और ये पीछे हंसती दांत फाड़ती लड़कियाँ इनकी सहेलियाँ। ओके अब आ जाओ। The class road I had to laugh to, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. अब भाई क्लास भी हंसती है, मैं भी उनके संग हंसती हूँ, क्योंकि यार अब भाई मैंने अपने जितना भी मेरे अंदर आइडियाज़ थे वो सब मैंने बेटा चैटर बॉक्सेस वाले टॉपिक पर दे दिए। अब यहाँ के लिए तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। नाउ इट वॉज द टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब ये वो समय था यार जिसमें कुछ असली लिखना चाहिए, कुछ ओरिजिनल लिखना चाहिए। माई फ्रेंड सेन, हु इज़ गुड एट पोइट्री, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। तो मेरा जो दोस्त था सैन, वो पोइट्री बहुत अच्छी करता था, तो उसने मेरी यहाँ पर हेल्प करी एक पोएम लिखने में जो कि बहुत बढ़िया थी, और मैं उसके बदले में खुशी से झूम पड़ी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। तो मिस्टर कीजिंग वैसे तो यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे एज अ सब्जेक्ट दिया है, रेडिकुलस माने लाफेबल सब्जेक्ट दिया है। बट मैं भाई निश्चय करती हूँ कि अब मजाक मेरा नहीं, मजाक उनका बनेगा। मतलब ऐसा एनी फ्रैंक सोच लेती है कि वो परेशान आ जाती है बार बार कि यही तुम ये मत करो वो मत करो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विद 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटेन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वेल्ड टू मच।
अब भाई उन्होंने पोयम लिखी, एनी फ्रैंक ने उसके दोस्त के साथ मिलकर। पोयम में क्या था कि एक मदर डक है और फादर स्वान है, उनकी 3 छोटी छोटी क्या होती हैं, डकलिंग्स होती हैं। और अब उनके पापा उन तीनों डकलिंग्स को मार देते हैं क्योंकि वो तीनों बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करती थी। डकलिंग क्या करती हैं, क्वैक 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 ऐसे करती हैं ना वो। तो उसकी वजह से उसके पापा ने उन्हें मार दिया कि लोग बहुत आवाज़ कर रही हैं। अब यार बच्चे की इमेजिनेशन देखो, बच्चा टीचर से क्या कहना चाह रहा है कि सर अगर डकलिंग्स हैं, डकलिंग्स अगर क्वैक क्वैक नहीं करेंगे तो क्या वो हम इंसानों की तरह हिंदी या इंग्लिश में बात करेंगे। अब अगर आप उस पर करने पे उसके पापा ने उसको मार दिया तो ये कोई अच्छा काम हुआ। भाई डकलिंग क्वैक क्वैक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब ऐसे ही हम बच्चे हैं सर, हम बातें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ये बताओ। हम क्वैक क्वैक तो कर नहीं सकते हम बच्चे लोग। ऐसे ही डकलिंग के साथ था। तो मतलब वो ये समझाना चाह रही थी टीचर को। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, मतलब मिस्टर कीजिंग ने भी इसको सही तरीके से समझा। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। तो मतलब उन्होंने फिर भाई अपने इसमें थोड़े कमेंट्स जोड़े, बताया कि कैसा लगा उनको, और अलग अलग क्लासेस में भी दिखाया ये बात कि एक लड़की ऐसे लिख के लाई है। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। उस दिन के बाद से मेरे को टॉकिंग के लिए अलाउ कर दिया गया और उसके बाद से कभी मेरे को एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला बातें करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और बल्कि अगर इसका अपोजिट देखा जाए तो आजकल तो मिस्टर कीजिंग के ऊपर जोक बन रहे हैं। मतलब मिस्टर कीजिंग खुद जोक बनाते हैं क्लास में बैठ के, जैसे वो कभी हमें डांटा करते थे पर आज वो खुद जोक बना रहे हैं। तो मतलब कितना प्यारा चैप्टर था एनी फ्रैंक का कि उसमें हमें बताया गया कि यार कैसे कितनी बढ़िया उनकी सोच थी। एक तो इतनी वो डीप राइटर थी कि उन्होंने इतनी छोटी सी एज में इतनी बड़ी बात लिखी कि पेपर में इंसान से ज़्यादा पेशेंस होता है। बाकी कितने अच्छे और इंटेलिजेंट वे में उन्होंने टीचर को समझाया कि भाई टॉकिंग करना तो उनका हक है, इसको आप उनसे कैसे छीन सकते हो। उसके अलावा अगर बात करें तो फिर बेटा यहाँ पर हमें हर तरीके से कुछ ना कुछ समझने को मिलता है कि एनी फ्रैंक काफ़ी ही ज़्यादा एक अच्छी राइटर थी। वो एक उनमें काफ़ी मैच्योरिटी थी, कम एज से ही समझने लायक। और कहा जाए तो वो बड़ी बेटा इंटेलिजेंसी थी उनमें कि वो इतने चतुर तरीके से उन्होंने अपने टीचर को समझा दिया है। इसी के साथ बेटा हमें चैप्टर से सीख ये मिलती है कि बच्चों को हमें ज़्यादा दबाना नहीं चाहिए। भाई बच्चे बच्चे होते हैं, वो अपनी हरकतें करेंगे। अगर हम उनको ज़्यादा वो करते हैं तो उन्हें लगने लगता है वही बात कि उनकी फ्रीडम छिन रही है। फिर इसका कभी कभार बहुत गलत असर भी पड़ता है, या फिर इस बात को बड़ी हंसी मजाक में भी कर देते हैं। जैसे एनी फ्रैंक ने क्या करा, अपनी टीचर के डांटने का ऐसा कुछ निकाला कि अलग ही देखो एक कॉमिकल इंसिडेंट बन गया। तो इसलिए बच्चों के साथ प्यार से पेश होना चाहिए, हमें अपने रूल्स बच्चों पर नहीं थोपने चाहिए कभी भी। ओके बेटा, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। जय भोले की।